ए नंदनी, तुम्हारी अब तक पैकिंग खत्म नहीं हुई है? तुम्हें पता है ना, हमें कल सुबह ही निकलना है। स्वराज अपनी पत्नी से बोला, आपको तो बस ऑर्डर चलाना आता है। आपको क्या पता कि घर से कहीं बाहर जाने पर कितनी तैयारी करनी पड़ती है। अब की बार तो पता ही नहीं कितना टाइम घर से बाहर रहना पड़े। आपको तो सब मजाक लगता है। अच्छा ये लो, थोड़े से जेवर है, इन्हें लॉकर में रखाओ। आजकल समय का कुछ पता नहीं चलता। काफी समय तक घर बंद रहता है तो आसपास सबको पता चल जाता है। और हाँ, रास्ते में डेयरी वाले को भी मना करते आना, उसका फोन ही नहीं लग रहा है। अखबार वाले को तो मैंने फोन करके मना कर ही दिया है। अपनी मालिश करने वाली अम्मा जी को भी मना कर दिया या नहीं? कर ही दिया है। उसकी कमी बहुत खलेगी। वह मालिश कर जाती है तो शरीर में फुर्ती आ जाती है, वरना जोड़ों के दर्द से शरीर बेहाल हो जाता है। अब तेल रख लिया है, अपने आप ही मल लिया करूंगी। अपनी सारी दवा भी ध्यान से रख ली है ताकि ठीक रहूं, वरना जच्चा और बच्चा को कैसे देख पाऊंगी। बहू यही आ जाती तो अच्छा रहता, पर अब उसे सफर को मना कर दिया है तो जाना ही पड़ेगा। हमें बहू की डिलीवरी के लिए जाना है। ये सुनकर हमारी कमला मेड तो उदासी हो गई। कह रही थी अब उसे सुबह का चाय नाश्ता कौन कराएगा। जो बच्चे उसके पास ट्यूशन पढ़ने आते हैं वह भी मायूस थे। कह रहे थे, मैडम हमें तो आपका समझाया हुआ एकदम समझ आ जाता है। अब पता नहीं दूसरी मैडम कैसे मिले। उन्हें ऑनलाइन भी तो नहीं पढ़ा सकती। पता नहीं समय मिले ना मिले। अरे उन्हें तुम्हारा पढ़ाया हुआ भले ही समझ ना आता हो, पर जो तुम उन्हें आए दिन पकवान खिलाती रहती हो उसे वह ज्यादा मिस करेंगे। स्वराज हंसते हुए बोले और फिर वो अपने काम निपटाने चल दिए। अगले दिन नंदनी एवं स्वराज अपने बहू बेटा के पास पहुंच गए। अभी नंदनी जी की सफर की थकान भी नहीं उतरी थी कि उनकी बहू नव्या के अचानक ही पेट में तेज दर्द शुरू हो गया। वो उसको लेकर डॉक्टर के पास भागी। डॉक्टर ने रिस्क बताते हुए तुरंत ही ऑपरेशन की सलाह दी। अब डॉक्टर के आगे किसकी चलती? बच्चे एवं माँ की जान बचाना सबसे ज्यादा जरूरी था। भगवान की मेहर एवं सबकी प्रार्थना का असर था कि सकुशल कन्या ने जन्म लिया और नव्या भी ठीक थी। सभी ने चैन की सांस ली। अस्पताल में रात को रहने का बीड़ा भी नंदनी जी ने उठाया। वो कभी बच्चे को संभालती तो कभी नव्या को कुछ ना कुछ देती। सुबह होने पर स्वराज जी एवं उनका बेटा आ जाते थे। तब घर जाकर वह नहा धोकर नव्या के लिए कुछ हल्का फुल्का बनाकर ले आती थी, क्योंकि उसे अस्पताल का दिया हुआ समझ नहीं आ रहा था। खैर इसी तरह 4-5 दिन निकल गए और वह घर आ गई। अब कम से कम बार बार अस्पताल आने जाने से तो मुक्ति मिल गई थी। घर पर बच्चे की मालिश, नहलाना धुलाना सब नंदनी जी ही करती थी। यहाँ तक कि रात को भी जब बच्चे के रोने की आवाज उन्हें सुनाई पड़ती तो वो उसे चुप कराने नव्या के कमरे में पहुंच जाती थी। अपनी पोती के आगे वह अपना दुख दर्द भी भूल गई थी। दिन में भी अधिकतर वह उन्हीं के पास रहती थी, पर जब भी उसे भूख लगती थी तो वो उसे नव्या के पास छोड़ आती थी। कभी वो कपड़े गीले कर देती तो उसके कपड़े लेने नव्या के कमरे में चली जाती थी। हालांकि उन्होंने बच्चे की जरूरत का बहुत सा सामान अपने कमरे में भी रख रखा था, फिर भी यदा कदा कम ही पड़ जाता था। इसी तरह हंसी खुशी उनके दिन गुजर ही रहे थे, पर अब उनकी नींद पूरी नहीं हो पाती थी। एक दिन उन्हें चक्कर से महसूस हो रहे थे। बात आगे ना बढ़े इसलिए वह अपने फैमिली डॉक्टर से बात करके दवा पूछना चाह रही थी, पर उनका मोबाइल मिल ही नहीं रहा था। फिर उन्हें याद आया कि वह तो नव्या के कमरे में ही रह गया। जब वो बुआजी से नव्या की बात कराने उसके कमरे में गई थी, वह अपना मोबाइल लेने नव्या के कमरे की ओर चल दी। वो नव्या के कमरे के बाहर पहुंची थी कि उन्हें नव्या की आवाज सुनाई दी। वह शायद किसी परिचित से बात कर रही थी। उसकी बात सुनकर उनके पैर वहीं रुक गए। नव्या फोन पर कह रही थी कि जब से उसकी बेटी हुई है उसकी तो मुसीबत ही आ गई है। उसके सास ससुर ने तो इस बहाने यहीं डेरा जमा लिया है। हमारी अब कोई प्राइवेसी नहीं रह गई है। उनका जब जी आता है मुंह उठाकर उसके कमरे में चली आती है।
पहले तो पतिदेव और वह बड़े प्रेम से रहते थे, मिलजुल कर काम भी कर लेते थे, प्यार से एक दूसरे को अपने हाथों से खाना भी खिला देते थे। यहाँ तक कि उसके सिर में दर्द होने पर उसका सिर भी दबा देते थे। पर अब अपने माता पिता के सामने उन्हें यह सब अच्छा नहीं लगता। पता नहीं बच्चे का बहाना बनाकर कब तक यहाँ रहेंगे। जो काम वो करती है वो सब काम तो हम एक मेड लगवाकर भी करवा सकते हैं। अब इससे ज्यादा वो और सुन नहीं पाई और तेजी से अपने कमरे की ओर भागी, क्योंकि उनकी तो रुलाई छूटने को थी। वो सोचने लगी कि वह तो कभी भी किसी के यहाँ तब तक नहीं जाती जब तक उन्हें कोई 100 बार ना बुलाए। पर अपने बेटे के घर हक से ये सोचकर आ गई थी कि शुरू शुरू में बच्चे को संभालना मुश्किल होगा, दूसरे बहू को आराम भी मिल जाएगा। वह तो उनको केवल संबल देने आई थी। पर आज उन्हें एक अलग ही अनुभव हुआ जिसने उनका दिल तोड़ दिया। चक्कर तो उन्हें आ ही रहे थे और अब दिल को लगी ठेस ने उन्हें कमजोर कर दिया था। वह गिर ही पड़ती, पर स्वराज जी ने उन्हें संभाल लिया। उन्होंने तुरंत ही डॉक्टर को बुलाया। बीपी लो हो गया था और कुछ थकान का भी असर था। डॉक्टर ने उन्हें नियमित अंतराल पर दवा खाने और आराम करने की सलाह दी। दवा खाने की कुछ देर बाद उनके चक्कर कम हो गए तो वह अपना सामान ये कहकर पैक करने लग गई कि वो अब दोबारा तबीयत ठीक होने पर ही यहाँ आएगी। वो बच्चों का सहारा बनने आई थी, ना कि बोझ बनने। स्वराज उन्हें छोटे बच्चे की दुहाई देते रहे, पर वह अपने फैसले से टस से मस ना हुई। वो जानती थी कि जब स्वराज जी को असलियत का पता चलेगा तो वो उसके फैसले को उचित ही ठहराएंगे। अपने मन की बात पूरी होते देखकर नव्या मन ही मन बहुत खुश हुई। हालांकि उसने दिखावे के लिए नंदिनी जी को रुकने के लिए कहा। नंदिनी जी ने भी कुछ समय बाद आने की बात उसे प्यार से समझा दी। उन्होंने उसे ये एहसास होने ही नहीं दिया कि उसकी वजह से ही वो जा रही है। उनका बेटा उनकी सेहत के लिए फिक्रमंद दिखा और वो उनके फैसले से सहमत था। अगले दिन सुबह ही नंदिनी जी को जाना था, पर उस रात उन्हें बिल्कुल नींद नहीं आई। रात भर बच्चे के रोने की आवाज उन्हें परेशान किए जा रही थी। बच्चा शायद बेटे बहू से संभाले नहीं संभल रहा था, पर उन्होंने भी अपने कलेजे पर पत्थर रख लिया था और चाह कर भी बहू के कमरे की ओर रुख नहीं किया। सुबह जब वो चलने लगी तो उनका मन बहुत भारी हो गया। वो सोचने लगी कि उनके जाते ही मेड रख ली जाएगी, पर जो अपनापन घर वाले दे सकते हैं वो बाहर वाले नहीं। पर यह विचार तुरंत ही उन्होंने अपने मन से निकाल दिया, क्योंकि वो कमजोर नहीं पड़ना चाहती थी। गाड़ी में बैठते ही उनकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। स्वराज जी ने उन्हें अपने कंधे का सहारा दिया और उनके आंसू पोंछे। स्वराज जी को फिर नंदिनी ने सही बात बता दी, जिसे सुनकर वो भी हतप्रभ रह गए। वो नंदिनी के सिर को सहलाने लगे। रात भर की जगी हुई नंदिनी जी सुकून मिलते ही कब सो गई पता ही नहीं चला। अब स्वराज जी को भी बच्चे को छोड़कर आने का कोई अफसोस नहीं था। दोस्तों, एक कहानी लिखी है वंदना भटनागर ने। आपके इस वीडियो के बारे में क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।